स्वागत है दोस्तों साइंस टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 3। पिछले 2 टेस्टों का रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है। आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो आज के टॉपिक में हम द्रव संबंधी नियमों को समझेंगे और कैसे समझेंगे कोई भी पदार्थ किस प्रकार से जल में तैर लेता है और दूसरा पदार्थ डूब जाता है, इसके पीछे की साइंस क्या कहती है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कोई भी चीज़ तैरती कैसे अर्थात फ्लोटिंग, प्रेशर, सिंकिंग अर्थात डूबना और डेंसिटी अर्थात घनत्व को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी समझते हैं। कोई भी चीज़ घनत्व से क्या अभिप्राय है। एक मोमबत्ती का एग्जांपल लेते हैं। मोमबत्ती 1.9 ग्राम की है, वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर डेंसिटी बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो सकती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम 0.95 आ जाएगा। आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कब कोई वस्तु तैरती है और कब डूब जाती है। तो वस्तु डूबती तब है जब उसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज़्यादा हो। अगर डेंसर हायर है तो डूब जाएगी, डेंस कम है तो तैरेगी। आइए डेंसिटी को और समझते हैं कि वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और कैंडल की हमने कितनी कैलकुलेट की थी 0.95। तो यह वाटर की डेंसिटी से कम है तो ये तैरेगी। लेकिन अगर इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती, सपोज दैट हमने यहाँ पर लेड का एक टुकड़ा मान लिया, लेड की डेंसिटी कितनी है 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने लिक्विड भी चेंज कर दिया, मर्क्यूरी का है 13.5। तब चूंकि मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है, लेड की डेंसिटी कम है। तो जब हम देखें कि लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण यह पदार्थ तैरेगा। तो हमें यह देख लेना है कि जिस वस्तु को हम डेंसिटी देख रहे हैं वह लिक्विड की अपेक्षा अधिक डेंसिटी उसकी भारी है या कम है। यह था हमारा कंसेप्ट बायंसी का कि कब कोई पदार्थ तैरेगा और कब पदार्थ लिक्विड में डूब जाएगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम इस फिगर में समझ पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर है जिसमें हमने 3 होल किए हुए हैं। तो सबसे नीचे वाले होल में हमें प्रेशर सर्वाधिक मिलता है, बीच वाले में मध्यम और सबसे ऊपर सबसे कम। तो हायर प्रेशर का पॉइंट जिसकी गहराई सबसे ज़्यादा है वह प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। यह चीज़ समझ में आती है कि डेप्थ इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब यह तो हमने अपनी 9th-10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा ही है कि P = ρgh। तो यहाँ पर हमने समझा कि जितना ज़्यादा गहराई उतना ज़्यादा प्रेशर, डेंसिटी जितना ज़्यादा भारी लिक्विड होगा उतना ही अधिक प्रेशर अप्लाई करेगा। अब कोई भी चीज़ तैरती कैसे है इसके पीछे का कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पर हमने येलो कलर से जो ऑब्जेक्ट दिखाया है वह लिक्विड में डूबा हुआ है। उसकी ऊपरी सतह H1 ऊंचाई पर है और निचली सतह H2 पर है। तो चूंकि निचली सतह ज़्यादा गहरी है उस पर प्रेशर अधिक लगेगा, ऊपर की सतह अपेक्षाकृत कम गहराई पर है तो उस पर प्रेशर कम लगेगा। तो नीचे वाली सरफेस पे अधिक प्रेशर, ऊपर वाली सरफेस पे कम प्रेशर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर डिफरेंस, जिसको हम कहेंगे जो नेट फोर्स लगेगा वह ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ लगने वाला बल अधिक है। तो इस तरह वह वस्तु तैरेगी। तो यह था कंसेप्ट तैरने का। अब अगर वस्तु ज़्यादा डेंसिटी रखती है तो डूब जाएगी लिक्विड की अपेक्षा, और अगर बराबर रखती है तो स्टेबल कंडीशन में तैरेगी। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती के ऊपर चढ़ जाने का कारण क्या होता है। तो डियर एस्पायरेंट, केस नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केस कत्व कहते हैं। केस नली अर्थात बाल के समान पतली नली। तो यह नलियाँ जैसे कि पौधों में जड़ से लेकर पत्ती तक जल इसी माध्यम से जाता है। पतले पतले बाल की मोटाई के बराबर रंध्र होते हैं जिसके माध्यम जल स्वतः ही चढ़ जाता है। यही प्रक्रिया स्टोव में केरोसिन चढ़ाने में ही होती है। तो राइट आंसर है सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं। यह यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। इसमें हमें राइट आंसर है जल में पृष्ठ तनाव होता है। आइए डिटेल से समझते हैं विद कंसेप्ट। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है, अर्थात वह मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि दिए गए आयतन में सबसे कम पृष्ठ एरिया गोले का होता है, इसलिए न्यूनतम क्षेत्रफल कवर करने के लिए वह अपने आप को स्फीयर अर्थात बूंद में बदल लेती है। तो यह था हमारा ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि। डियर एस्पायरेंट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही समझा था कि कोई भी पदार्थ डेंसिटी में कम होने के कारण ऊपर आता है
और हायर डेंसिटी का लिक्विड नीचे रहता है। इमेज के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, एक गिलास में हमने वाटर और ऑयल दोनों को ही मिक्स करके लिया, लेकिन कुछ समय के बाद अगर हम उन्हें रख देंगे तो ऑयल ऊपर चला जाएगा बिकॉज ऑयल की डेंसिटी कम है, और वाटर की डेंसिटी चूंकि ज़्यादा है तो वह नीचे स्थित हो जाएगा। तो इस तरह से जिसका घनत्व कम होगा वह ऊपर, जिसका घनत्व अधिक होगा वह नीचे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है? डियर एस्पायरेंट, यह चीज़ हमने पहले भी समझी कि हमेशा एक लिक्विड की टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, और यह किस कारण से होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। इसी पृष्ठ तनाव के कारण जब हम लोहे की सुई को पारे के ऊपर रखते हैं तो वह पारे के अंदर नहीं जा पाती है। जैसे कि मैंने इस पिन को पानी से भरे एक बीकर में रखा है, चूंकि जल का पृष्ठ तनाव इस पिन के सरफेस एरिया को कवर करता है, इसलिए यह पिन इसमें डूबेगी नहीं बल्कि तैरेगी बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है, क्योंकि? डियर एस्पायरेंट, हमने स्टार्टिंग में भी समझा कि यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल हटा लेगी तो वह तैरेगी, यदि वह अपने भार से कम हटाएगी तो वह डूब जाएगी। क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व अधिक है और वाटर का अपेक्षिक घनत्व कम है तो सुई तो डूब जाएगी। परंतु जहाज क्यों नहीं डूबता है? दूसरा कंसेप्ट यह है कि जहाज अपने भार के बराबर पानी हटा लेता है। जब वह अपने भार के बराबर हटा लेगा तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार वह तैरेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जब कोई जहाज सागर में घुसता है तब क्या होता है? चूंकि नदी का जल शुद्ध जल ताज़ा जल होता है, ओशन का जल साल्ट वाटर होता है। जो नमकीन पानी होता है उसमें अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, इसलिए उसका घनत्व अधिक होता है। और जब नदी का शुद्ध वाटर होता है उसका घनत्व, चूंकि उसमें अशुद्धियाँ कम हैं तो उसका घनत्व कम होता है। तो जब घनत्व कम है तो उसका बायोन्सी फोर्स कम होगा, लेकिन जैसे ही अशुद्धियाँ हाई डेंसिटी वाटर में जाएगा तो वह जहाज को ऊपर की तरफ धकेल देगा, तो जहाज थोड़ा सा ऊपर उठता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। आप इस इमेज के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक श्यान है? आइए श्यानता को समझते हैं। श्यानता एक गुण होता है लिक्विड का जिसके कारण वह बहने का विरोध करता है। अब चूंकि शहद बहने का अधिक विरोध करती है, जल बहने का कम विरोध करता है, तो जो लिक्विड बहने का जितना ज़्यादा विरोध करेगा वह उतना ही श्यान कहलाएगा। इसको विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा श्यान कौन है, तो यहाँ पर क्लियर ही हो जाता है। आप इमेज के माध्यम से भी समझ पा रहे हैं कि एक बीकर से हम शहद गिरा रहे हैं, एक बीकर से हम जल गिरा रहे हैं। तो जल चूंकि उसमें बहने का विरोध कम है तो आसानी से गिरेगा, शहद देरी से गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? MPPCS स्पेशल 2013 का क्वेश्चन है। चूंकि फ्रेंड इस इमेज के माध्यम से समझते हैं, जब हम किसी लिक्विड में अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। चूंकि अब हम क्या है कि उसमें अशुद्धियाँ ड्यू टू लोअर वेपर प्रेशर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। शुद्ध वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे ही हम अशुद्धियाँ उसमें मिला देंगे अशुद्धियों के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। यह था हमारा MPPCS का क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम जो होता है, जो हमने घड़ियों में देखते हैं, जिसको हिंदी में लोलक कहते हैं, यह बेसिकली दोलन गति करता है। और इस दोलन गति का इक्वेशन क्या है? T = 2 π/L/g। चूँकि सर्दियों में टेम्परेचर में कमी के कारण प्रसार और संकुचन होता है, तो चूँकि टेम्परेचर कम हो रहा है तो संकुचन होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रसार होता है। अगर हम टेम्परेचर कम होगा सर्दियों में तो लोलक की लंबाई कम हो जाएगी, T इज प्रोपोर्शनल टू √L। अब जब L की वैल्यू कम हो गई तो गति तीव्र हो जाएगी बिकॉज टाइम कम लेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? यह UPPCS का क्वेश्चन है। चूँकि एक बूंद को जब हम छोटी छोटी बूंदों में तोड़ेंगे तो उसकी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एक बूंद को जब हम छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो वह ऊर्जा किसी न किसी रूप में तो संचित हो जाएगी, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी तो कांस्टेंट है।
अब जो हम पूरा वर्क उसको डिवाइड करने में लगा दे रहे हैं, तो दैट एनर्जी इज सेव एज द सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। साबुन के बुलबुले में रंग पैदा करने की घटना को क्या कहते हैं? देखिए इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि साबुन का जो बुलबुला होता है इसमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। तो इसके पीछे का साइंस क्या है, यह कलर क्यों दिखते हैं? यह यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर है व्यतिकरण। व्यतिकरण वह एक प्रक्रिया है जिसके कारण प्रकाश जब किसी लेयर पर पड़ता है तो वो डिफरेंट कलर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आपने लेंस में वो देखा होगा विबग्योर, विबग्योर वाला हम अपने बेसिक स्कूल में पढ़ते हैं। जब वह किसी पिरामिड पर पड़ता है तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश 7 भागों में बढ़ जाता है, वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, अदर्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। द्रव की अवस्थाओं की अंतिम संख्या क्या है? यहाँ पर हमें नंबर ऑफ फेज बताने हैं। तो आपने बेसिक स्कूल लेवल में डियर एस्पायरेंट 3 पढ़े होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसके बियॉन्ड भी चीज़ें हैं। जो सन है, जो सूरज है, सूरज की अगर क्रस्ट में देखें तो एक और नई अवस्था हमें समझ में आएगी, प्लाज्मा। तो वो हो गई चौथी अवस्था। वर्तमान में हिग्स बोसोन नामक कण की खोज हुई थी, दैट इज द अनदर फॉर्म ऑफ मैटर। तो यहाँ पर टोटल कितनी फॉर्म हो जाएंगी? 5। 3 तो हमने अपने स्कूल लेवल में पढ़ी हैं, चौथी साइंस सन में है और 5वीं हिग्स बोसोन कण। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तो उस शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। देखिए हमने आपको इमेज के माध्यम से समझाया कि जैसे हम शेविंग ब्रश को या ड्राइंग वाले ब्रश को पानी में डुबोते हैं तो उसके बाल पहले दूर दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो पानी में डूबता है, बाहर निकालते हैं तो उसके सारे बाल चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? That is because of surface tension. Again, that is the concept surface tension having tendency to acquire minimum surface area. तो जब हम minimum surface area की बात करेंगे तो spherical shape having minimum surface area. तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हेयर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा? इसका भी डियर एस्पायरेंट सेम कंसेप्ट है जैसा कि हमने नदी और ओशन से समझा था। चूंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी की डेंसिटी अधिक है, वह बायन्स फोर्स लगाएगा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड की डेंसिटी चूंकि कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जब थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा तो बॉडी में बायन्सी फोर्स कम लगेगा और बॉडी डूब जाएगी। दैट इज द रीजन वाई बॉडी डिप्स इन हायर टेम्परेचर इन वाटर। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। बादल और वायुमंडल में तैरना किस कारण से होता है? वाई क्लाउड आर फ्लोट्स इन द एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम आइए समझते हैं कि जब कोई भी चीज़ डेंसिटी में कम होगी तो वो हायर डेंसिटी के ऊपर तैरेगी। यह हमने ऑयल में भी देखा, जहाज में भी देखा, और भी डिफरेंट चीज़ें देख सकते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा क्यों तैर जाता है हवा में? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। तो बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर डियर एस्पायरेंट यही है, जो हल्की चीज़ होती है घनत्व में वह ऊपर उठती है और जो भारी होती है वह नीचे बैठ जाती है। विस्कोसिटी को हमने समझा था कि एक लेयर दूसरे लेयर को परस्पर रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। चूंकि यहाँ पे हवा बहती है तो अपने साथ बादलों को भी खींच के ले जाती है, यह श्यानता के कारण होता है। तो यह था हमारा आज का पार्ट नंबर 3। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के वीडियो का एम है 50 लाइक। थैंक यू।